आज हम एमपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए साबित होंगे, जो आगामी एग्ज़ाम में जिनके आने की संभावना अत्यधिक है। इसलिए आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख कर जाएँ कि आपसे इनमें से कौन सा क्वेश्चन बन पा रहा है या कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। हमारा काम ये है कि आप जब भी इन क्वेश्चंस को देखें, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं आप उनको प्रॉपर रेडी कर लें, क्योंकि इनमें से सभी के सभी क्वेश्चन आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 100% महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपको इनको एक बार एग्ज़ाम से पहले देख करके जाना है। हम इसमें 2 सीरीज आपको बनाकर देंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट में 1 से 7 चैप्टर तक के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पार्ट सेकंड में 7 से लेकर के 14 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए हम देखते हैं, चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। हिंदी में बात करें तो स्थिर वैद्युत या फिर एनसीईआरटी के अनुसार आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप देखेंगे तो पहला नंबर आता है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिराइव द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको शॉर्ट में केवल एक्सियल पोजीशन लिख दे रहा हूँ। यदि आप अच्छे से अध्ययन किए हैं तो आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड में इसका सेकंड क्वेश्चन आता है, निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, वो भी द्विध्रुव के कारण। इसको मैं लिखे दे रहा हूँ इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन इट मीन्स निरक्षीय स्थिति। आप इन दोनों व्यंजक को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर में आता है गॉस की प्रमेय क्या है, व्हाट इज गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट। मतलब गॉस की प्रमेय क्या है, इसे लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन भी इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राइट गॉस लॉ। गॉस का नियम लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए एंड प्रूव इट। गॉस का नियम लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। अब इसके बाद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गॉस लॉ के एप्लीकेशन। गॉस लॉ के बहुत से एप्लीकेशन हैं, लेकिन आपको उन सभी एप्लीकेशंस में, उन सभी अनुप्रयोग में आपको केवल अनुप्रयोग से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ कर के जाना है। उन दोनों क्वेश्चंस में से पहला नंबर है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम्स के लॉ को प्रूव करना। टू प्रूव द कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। मैं क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, गॉस के नियम की सहायता से कूलम के नियम को सिद्ध करना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। इस क्वेश्चन को भी इस साल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप इसको भी आप पढ़ लेंगे। मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। अनंत लंबाई के पतले चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। फिफ्थ नंबर में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। पहला नंबर छोटे क्वेश्चन में बात करें, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इनको मैं लिख नहीं रहा हूँ, इनको बता दे रहा हूँ। सेकंड नंबर में आता है
व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तीसरे नंबर में आता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को लिखिए, राइट द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसमें फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण को लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यदि आप इतने क्वेश्चन को इन चैप्टर से कंप्लीट कर ले जाते हैं तो 100% गारंटी है कि आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चन तो बन ही जाने चाहिए। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर 2 का नाम है विद्युत विभव तथा संधारित्र। इसमें होता क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब देखिए कि विद्युत विभव भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और संधारित्र से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि चैप्टर फर्स्ट रेडी करने के बाद आप सेकंड को रेडी नहीं करें, दोनों से कुछ कुछ क्वेश्चंस मिला करके आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन चैप्टर 2 का हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए चैप्टर 2, नाम नहीं लिख रहे, नाम सबको पता है, विद्युत विभव तथा संधारित्र। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये उसी तरीके के इम्पोर्टेंट है जैसे फर्स्ट चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में एक्सियल पोजीशन, डायपोल के कारण आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन। मैं शॉर्ट में केवल एक्सियल पोजीशन लिख दे रहा हूँ। आप यदि ईमानदारी से पढ़े हैं तो आप समझ सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। इट मीन्स डेराइव द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसको मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। कभी कभी इस क्वेश्चन का नाम चेंज करके आता है, लिख करके आता है सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान 0 होता है। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्सियल पोजीशन बोलेगा तो ठीक, और यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है तब भी आप टैकल कर पाएंगे। टू प्रूव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन इज 0। ये सेकंड क्वेश्चन का ही दूसरा नाम बदल करके क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 होता है वो होता है संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। डिराइव द डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं शॉर्ट पे लिख दे रहा हूँ डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो आप समझ जाएंगे कि हमें संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। और इसको घुमा के कैसे पूछता है, बोल देते हैं इसमें कि जब इसमें वायु भरी हुई हो, तो आपने जो डेरिवेशन अपने नोट्स में पढ़ा है, अपनी क्लास में पढ़ा है, वो तभी का पढ़ा है जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भरी हुई हो। इसका एक क्वेश्चन और आता है कि जब आंशिक रूप से परावैद्युत हो और आंशिक रूप से वायु भरी हुई हो। आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आंशिक रूप से लिखेगा तब इसका दूसरा वाला डेरिवेशन डिराइव करना है। इट मीन्स इंग्लिश में उसको बोलते हैं पार्शियली कोई भी इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो। जब तक ये वर्ड नहीं यूज करेगा, जब तक पार्शियली वर्ड नहीं यूज करेगा, जब तक आंशिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक आप इसका दूसरा वाला डेरिवेशन डिराइव नहीं करेंगे, पहला वाला डेरिवेशन ही डिराइव करेंगे। तीसरे नंबर में आता है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मीन्स समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। आप सब पढ़े हैं, आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ये क्वेश्चन इतना ही नहीं, ये 2 क्वेश्चन कंबाइंड फॉर्म में आता है। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड राइट 4 और 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मीन्स समविभव पृष्ठ क्या होते हैं और समविभव पृष्ठ की कोई 4 विशेषताएं लिखिए।
5th नंबर। इसमें 5th नंबर क्वेश्चंस में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं, जैसे एक बोल्ट क्या होता है, एक विभवांतर क्या होता है, व्हाट इज़ 1 वोल्ट एंड व्हाट इज़ 1 पोटेंशियल डिफरेंस। और साथ ही साथ इसमें यूनिट्स आती हैं, कैपेसिटेंस की यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। धारिता की यूनिट आती है, मतलब धारिता का मात्रक, और दूसरे नंबर में इसका डायमेंशन फार्मूला। तो आप इस चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिव के लिए जितनी भी एसआई यूनिट हैं और जितने भी डायमेंशनल फार्मूले हैं, मतलब विमीय सूत्र, आप एक बार उनको रिवाइज कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन और आता है, संधारित्र क्या होते हैं, संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। इट मीन्स व्हाट इज कैपेसिटर्स एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, राइट प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए चैप्टर 3 हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत धारा। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत से क्वेश्चन हैं छोटे बड़े, तो हम उनको डिस्कस करेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा किन्हें रिवाइज करके और पढ़ करके जाना है। पहला नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव द डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग क्या है और अनुगमन वेग के व्यंजक को निगमित कीजिए। हम इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख दे रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी का आपको डेरिवेशन भी रेडी करके जाना है, डेरिवेशन। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बेशुमार है, मतलब ओम का नियम क्या है, इसकी सीमाएं, और इसी के साथ आपको विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ भी पढ़ के जाना। ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 मार्क्स में आता है। ओम का नियम क्या है और विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ बनाइए। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि ओम का नियम लिखिए और इसकी कोई भी 2 सीमाएं लिखिए। राइट द ओम्स लॉ एंड राइट देयर 2 लिमिटेशंस। तो इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख दे रहा हूँ, ओम्स लॉ, और इसकी क्या पढ़ के जाना है आपको, लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब होता है सीमाएं, मतलब कमियां। और क्या देख लेना है आपको, ग्राफ भी देख लेना है विभवांतर और धारा के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस इस साल ज़्यादा हैं, इसलिए आप इसको कई बार रिवाइज करके जाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन क्रिटिकली हार्ड भी है, इसीलिए आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में क्या संबंध है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख भी दे रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग और धारा के बीच में क्या संबंध होते हैं। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में क्या अंतर होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। देखिए इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर कहीं भी नहीं मिलता है, तो आप पहले डिफरेंस में डिफिनेशन लिखेंगे, दूसरे और तीसरे डिफरेंस में यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मैं हिंदी में एक बार रिपीट कर दूंगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस।
इट मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के बीच में अंतर, कोई 3 अंतर आपको पढ़ करके जाना है। अब इसके बाद इनमें एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल कहाँ से पूछा जाता है हम आपको बता दें। न्यूमेरिकल 2 कैटेगरीज के आते हैं। एक, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल आता है, ताप बढ़ाने से मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध पर और विशिष्ट प्रतिरोध पर, दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से इसके न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करके चले जाना। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ये फार्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध में भी वृद्धि हो रही हो। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस में किस तरीके की इंक्रीजनेस आती है। और यदि उसी प्रश्न में विशिष्ट प्रतिरोध दिया हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हो, तो सेम फार्मूला चेंज हो जाता है। रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। देखिए, ये कई बार क्वेश्चंस दोनों से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछे गए, इसलिए आप इनको रेडी कर लेंगे। इसके बाद एक फार्मूला और है जो इनके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल्स के लिए। वो फार्मूला आता है विशिष्ट प्रतिरोध से, R इक्वल टू रोयल अपॉन ए। आप इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ के ही जाएंगे। इन तीनों फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। आप दोनों से आप इनको पढ़ कर के जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस इन्हीं फार्मूले में से होता है। पहले रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल आता था कि रेजिस्टेंस का आप फाइंड करिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन इस साल के सिलेबस में रेजिस्टेंसों का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिमूव कर दिया गया है, इसलिए उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो 100% आपसे हो रही है इन्हीं तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना है। अब हम चैप्टर 3 के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पढ़ना होता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में, किरचॉफ के नियम में 2 नियम आते हैं। पहला नंबर आता है किरचॉफ का करंट का लॉ, किरचॉफ के धारा का नियम, और दूसरे नंबर में आता है किरचॉफ के वोल्टेज का नियम। पहले वाले नियम को बोलते हैं किरचॉफ के धारा का नियम, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है केसीएल। दूसरे नियम में हम किरचॉफ के दूसरे नियम को बोलते हैं केवीएल, इट मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को समझाइए। उसमें धारा शब्द का, करंट वर्ड का जिक्र नहीं होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और दूसरे नंबर को बोलता है किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, उसमें वोल्टेज का जिक्र नहीं होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसका दूसरा नाम घुमा के क्या पूछा जा सकता है, किरचॉफ की संधि का नियम, मतलब किरचॉफ के जंक्शन का नियम समझाइए, तब भी आपको यही नियम लिख के लाना है। और केवीएल को दूसरे नाम से पूछता है किरचॉफ के लूप या पास का नियम क्या है, राइट द लूप लॉ ऑफ किरचॉफ, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको किरचॉफ का नियम पढ़ के जाना है। अब किरचॉफ के नियम के एप्लीकेशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज भी इस सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको एक बार रिवाइज कर लेना है। व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में चलते हैं, सेल। तो कभी कभी डिफिनेशन भी आ जाती है 1 मार्क्स की, सेल क्या है, लेकिन डिफिनेशन तो आपसे बन ही जाती है। सेल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आने की संभावना रहती है, वो ये है कि आप जब सेल पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें पोटेंशियल, लॉस्ट पोटेंशियल आता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। तो उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस और
लॉस्ट पोटेंशियल और इनमें बीच में क्या संबंध है। देखिए, सेल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है कि सेल की जितनी भी छोटी डिफिनेशंस हैं उनमें रिलेशन क्या है। क्वेश्चन ये बोल करके आता है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, विभव पतन और विद्युत वाहक बल के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। इंग्लिश में क्या लिख के आता है, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड लॉस्ट पोटेंशियल ऑफ सेल। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 100% रेडी करके ही जाएंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट मीन्स ईएमएफ, और लॉस्ट पोटेंशियल मतलब विभव पतन, इनके बीच में हमको क्या निकालना होता है, संबंध, इट मीन्स रिलेशंस। अब जब आप इतने क्वेश्चंस रेडी कर लेते हो तो आप सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आपके पास पर्याप्त टाइम है तो आप देख लीजिए, यदि पर्याप्त टाइम नहीं है तो लास्ट वाले क्वेश्चन को आपको नहीं रेडी करना है। यदि आप फ्री हो तब ही पढ़ें उसको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। क्या आता है, सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन और सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनमें क्या पूछा जाता है कि डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल लिखिए, नहीं, इनमें पूछा जाता है कि सेलों के सीरीज कॉम्बिनेशन में लाभदायक स्थिति कौन सी होती है, व्हाट इज प्रॉफिटेबल कंडीशन सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। या फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन आया करता है कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन में लाभदायक स्थिति कौन सी होती है, इट मीन्स व्हाट इज प्रॉफिटेबल कंडीशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लेकिन बता दूं, इन क्वेश्चंस को आपको तभी रेडी करना है जब ऊपर के आप 7 से 8 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के साथ आप रेडी कर चुके हों। अब हम अगले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम चैप्टर 4 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि चैप्टर 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, इनमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है, बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसके सदिश रूप को समझाइए। तो आपको पूरा पढ़ के जाना है। इंग्लिश में क्या आता है, राइट द बायो सावर्ट्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, बायो सावर्ट्स लॉ, और साथ ही साथ इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको देख लेना। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लॉरेंज लॉ पढ़ के जाना है। व्हाट इज लॉरेंज लॉ। देखिए, लॉरेंज लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, तो आपको डायरेक्टली लॉरेंज लॉ का जो स्टेटमेंट है F = QVB sin थीटा, उसके जो नियम है जहां से QVB sin थीटा आता है, आपको वो पढ़ के जाना है। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज लॉरेंज लॉ, मतलब लॉरेंज का नियम क्या है। तो मैं केवल शॉर्ट फॉर्म पे लिख दे रहा हूं, लॉरेंज लॉ। लॉरेंज लॉ। अब इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, एम्पियर के विद्युत परिपथी का नियम क्या है। राइट एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड प्रूव इट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार देख लेना है। मैं शॉर्ट फॉर्म पे एम्पियर्स लॉ लिख दे रहा हूँ। जब आप एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे तो आप इसका कथन, गणितीय रूप और इसको सिद्ध कैसे करते हैं, साथ ही साथ आप पूरा क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद हम 4th क्वेश्चन देखेंगे कि धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मतलब सर्कुलर लूप के सेंटर में आपको
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब डेराइव द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि वृत्तीय धारावाही लूप के अक्ष में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप केंद्र में भी देख लेंगे और केंद्र के साथ साथ आप अक्ष में भी देख लेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा? डेराइव द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसके बाद लास्ट में हम लोग आते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज शंट एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ शंट। शंट क्या है, शंट का सिद्धांत समझाइए। या फिर इसी क्वेश्चन को बदल करके आता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ शंट, और इसमें पूछता है कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो आपको शंट के प्रिंसिपल को अच्छे से रीड करके जाना है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ शंट, शंट के सिद्धांत को समझाइए। इसके बाद आता है हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको वोल्टमीटर भी पढ़ करके जाना है। अब इसके बाद अब कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहे हैं, आप इन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ के जाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर। मतलब अमीटर और वोल्टमीटर में कोई 4 अंतर लिखिए, आपको ये पढ़ के जाना है। इन सभी क्वेश्चन के साथ साथ लास्ट में और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, 2 समांतर धारावाही लूप के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को टेस्ट में भी मैं इंक्लूड नहीं कर पाया था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 समांतर धारावाही चालक तारकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। डेराइव द डेरिवेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन करंट कैरिंग टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 2024 के बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत है। मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, फोर्स एक्टिंग बिटवीन करंट कैरिंग लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। आप इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन रेडी करके जा सकते हैं। अब हम चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 5 से कोई भी बड़े क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इससे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, इसलिए आप इस चैप्टर से या तो 2 मार्क्स या तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इस चैप्टर को आप रेडी करेंगे। तो इनमें हम पहला क्वेश्चन रखते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के आप गुण लिखिए। प्रॉपर्टी आपको लिखना है विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि मैग्नेट को हम एक्सिस से कट कर दें तो उसके चुंबकीय आघूर्ण पर, मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी के साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसको परपेंडिकुलर ब्रेक कर दें, लंबवत तोड़ने से चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों क्वेश्चन नोट्स में इंक्लूडेड हैं, आप एक बार उनको देख लीजिएगा। मैं केवल मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण लिख दे रहा हूं। अब इस चैप्टर में तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। मतलब आपको लौह चुंबकीय,
प्रतिचुंबकी और अनुचुंबकी पदार्थों में क्या अंतर है, या फिर कभी कभी पर्टिकुलर एक किसी पदार्थ में गुण पूछ लिया जाता है, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक, या फिर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इन तीनों में आप अंतर भी पढ़ लेंगे और अलग अलग इनके गुण भी पढ़ लेंगे। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और इसके बाद फेरोमैग्नेटिक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट रह जाता है, गॉस का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिज्म में। क्या आता है, राइट द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम क्या होता है। आप गलती करते हो, आप विद्युत क्षेत्र वाला गॉस नियम लिख के आते हो, इसलिए आप चुंबकीय क्षेत्र वाला गॉस का नियम देख लेना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म मीन्स चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम क्या होता है। अब इन 4 क्वेश्चन के बाद 2-3 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। 2 नंबर है परिभाषा, 1 नंबर परिभाषा पूछ लेते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, ये पूछ लिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय घनत्व क्या है। इन्हीं के साथ इन क्वेश्चंस को भी 1 मार्क से पूछ ले जाते हैं। इसीलिए ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इन सभी की आप एक बार यूनिट और डायमेंशन फार्मूला और ये वेक्टर है कि स्केलर मतलब सदिश है कि अदिश, एक बार आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है इनसे ऑब्जेक्टिव आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इन छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस को रेडी करने के बाद आप इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव के पर्पज से भी रीड कर लेंगे। अब हम चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 6 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EMI बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इस चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फैराडे के नियम क्या है। राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को समझाइए। तो आप फैराडे का नियम बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाएंगे, आप फैराडे का नियम एक बार पढ़ लेंगे। क्या है, राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के लॉ के नियम के बाद आपको लेंज लॉ कंप्लीट पढ़ के जाना है। लेंज लॉ कभी कभी 2 मार्क्स में और कभी कभी 3 मार्क्स में भी आता है। 2 मार्क्स में आएगा तो आपको केवल स्टेटमेंट लिखना है, और 3 मार्क्स में आएगा तो स्टेटमेंट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन, मतलब आप पहले कथन लिखेंगे, कथन के बाद उसको आप समझा भी देंगे। तो मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, राइट लेंज लॉ, लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अन्योन प्रेरण क्या होता है, और साथ ही साथ स्वप्रेरण क्या होता है, मतलब स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। आप अंतर देख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर, म्यूचुअल इंडक्शन। अब 4th नंबर, मोशनल EMF क्या होता है। डेराइव द डेरिवेशन ऑफ मोशनल EMF। गतिक विद्युत वाहक बल क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोशनल EMF। अब इसके बाद 5th नंबर में आता है, व्हाट इज AC जनरेटर
और डायनेमो। एसी जनरेटर क्या है, या फिर कभी कभी एसी जनरेटर को डायनेमो भी बोल दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। एसी जनरेटर को हिंदी में बोल देते हैं विद्युत जनित्र क्या है, लेकिन डायनेमो शब्द हिंदी में भी बोल दिया जाता है। कभी कभी इंग्लिश में डायनेमो लिख के ही आ जाता है और हिंदी में भी डायनेमो ही लिख कर आ जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, एसी जनरेटर मतलब एसी जनित्र या फिर डायनेमो क्या है। आपको डिफिनेशन बस पढ़ के नहीं जानी है। एसी जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, चित्र, मुख्य भाग और कार्य विधि तक पढ़ के जाना है। आपको गणितीय व्यंजक इसका रेडी करके नहीं जाना है, क्योंकि गणितीय व्यंजक आज तक नहीं आया है। सिंपल 2-3 बिंदुओं पर पूछा जाता है, एसी जनरेटर क्या है, डायग्राम बनाइए और मुख्य भागों को समझाइए और कार्य विधि समझाइए। 4 पॉइंट पर ही आज तक एसी जनरेटर आया। हाँ, नाम बदल के जरूर आया है, कभी डायनेमो, कभी एसी जनरेटर, कभी कभी विद्युत जनित्र लिख करके आ जाता है। इसके बाद इसका 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्शन। डिराइव द डेरिवेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। लंबी प्रणालिका के कारण स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डिराइव द डेरिवेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, लॉन्ग सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन डिराइव करना है, मतलब स्वप्रेरण का डेरिवेशन डिराइव करना है। इसका लास्ट एक क्वेश्चन और रह जाता है। इसमें क्या पूछता है, किसी भी संधारित्र में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए। डेराइव द डेरिवेशन ऑफ स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डेराइव द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। स्वप्रेरण में या स्वप्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए। एक बार चुंबकीय ऊर्जा न बोल करके कार्य पूछ लिया था, तो ध्यान देना, चुंबकीय ऊर्जा जो आप कार्य करते हो स्वप्रेरकत्व में धारा को प्रवाहित करने में, वही किया गया कार्य चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वही वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो आपको ध्यान देना है, मैग्नेटिक एनर्जी की जगह कभी कभी कार्य लिख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक एनर्जी चुंबकीय ऊर्जा। इसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ, ½ Li²। इसका आंसर आता है। आपको इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से रेडी करके जाना है। अब हम चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चैप्टर 7 हमारा है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है LCR क्या है। LCR को दिए गए बिंदुओं पर समझाइए। एक्सप्लेन द LCR सीरीज, कभी कभी सीरीज बोल दिया जाता है। डिफाइन द LCR सीरीज सर्किट। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपने जो LCR सर्किट पढ़ा है वो LCR सीरीज सर्किट ही माना जाता है, क्योंकि L, C और R सीरीज में ही जुड़े हुए होते हैं। तो डिफाइन द सीरीज LCR सर्किट इन गिवन पॉइंट। पॉइंट क्या क्या रहता है हमारा, पहला नंबर आता है सर्किट डायग्राम, तो आपने जो डायग्राम सीखा वो बना देना है। सेकंड नंबर में आता है फेजर डायग्राम, तो आपको फेजर डायग्राम बना देना है। फेजर डायग्राम के बाद थर्ड नंबर में आता है रिजल्टेंट वोल्टेज, वो भी आपको पता है। और फोर्थ नंबर में आता है इम्पीडेंस, मतलब प्रतिबाधा, उसको निकालना है। और फिफ्थ नंबर में आता है कलांतर फेज डिफरेंस, मतलब जब कभी भी LCR आता है तो ये 5 बिंदुओं पर लिख करके आता है। बिंदु हमने आपको बता दिया है, मैं केवल क्वेश्चन में LCR लिख दे रहा हूँ। LCR
सीरीज सर्किट। कभी कभी सीरीज नहीं भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर बस लिख के नहीं आता है, ट्रांसफार्मर भी सेम क्वेश्चन होता है कि ट्रांसफार्मर को दिए गए बिंदुओं पर समझाइए। एक्सप्लेन द ट्रांसफार्मर ऑन गिवन पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट होते हैं? पहला नंबर, पहले तो आपको डिफिनेशन लिखनी होती है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है। अब इसमें आता है ड्रॉ लेवल डायग्राम, मतलब आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ता है। दूसरे नंबर में आता है राइट द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दोनों के प्रकार और परिभाषा लिखनी होती है। तीसरे नंबर में आता है कार्य विधि, आप कार्य विधि लिखिए, तो आपको कार्य विधि मतलब वर्किंग भी पढ़ के जाना होता है। और फोर्थ नंबर में आता है डेराइव रेशियो, दैट इज ट्रांसफार्मर रेशियो, परिणामन अनुपात क्या होता है। और फिफ्थ नंबर में आता है ट्रांसफार्मर से होने वाली एनर्जी लॉस लिखिए और उसको रोकने के उपाय लिखिए। मतलब जब कभी भी ट्रांसफार्मर आता है तो पूरा का पूरा एक निबंध आता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कभी कभी आपको ध्यान देना होता है, कभी कभी बीच के कुछ पॉइंट्स नहीं पूछते। प्रिंसिपल पूछता है, टाइप पूछता है और सीधे पूछता है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि और उसके रोकने के उपाय। आप क्या करते हो, आप वर्किंग अपने से लिख के आ जाते हैं, आप परिणामन अनुपात मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो अपने से लिख के आ जाते हैं। आपको अपनी होशियारी नहीं करना है, जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उतने ही सॉल्व करने हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। आपको 4 अंतर इसमें रेडी कर लेने हैं AC और DC में। तो क्वेश्चन हो गया हमारा LCR, ट्रांसफार्मर, डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। फोर्थ नंबर में आता है प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति का व्यंजक निर्मित कीजिए, डेराइव द डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको ये प्रूव करना होता है P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। ये क्वेश्चन 2-3 सालों से नहीं आया है, 2019 के बाद आज तक नहीं पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन क्वेश्चंस को रेडी करने के बाद आप इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे, VRMS से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे और IRMS से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे और P एवरेज और ट्रांसफार्मर के रेशियो से रिलेटेड आपको पढ़ लेना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको VRMS IRMS P एवरेज और ट्रांसफार्मर के रेशियो से रिलेटेड टोटल 1 2 3 4 न्यूमेरिकल आपको कर लेने हैं। अब किस बुक से कर लेने हैं? NCERT की एक्सरसाइज में कर लेने हैं और उसके एग्जाम्पल, NCERT की एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल आपको रेडी कर लेने हैं। अब इनमें से आपको एक क्वेश्चन लगता है कि सर IRMS का जो डेरिवेशन है, रूट मीन स्क्वायर जो करंट का डेरिवेशन है, हमको उसको रेडी करना चाहिए कि नहीं रेडी करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन रेडी कर लें और इसके बाद छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन जिनकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के उनको देख लीजिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2-3 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी। उन्हें किसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है? AC ज़्यादा डेंजर होता है DC से, पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर, DC केमिकल इफेक्ट शो करता है, मतलब DC रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है जबकि AC ऐसा नहीं करता, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमने अपलोड किया था कि अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा कैपेसिटर से पास कर जाता है, संधारित्र से गुजर जाता है, जबकि संधारित्र DC करंट को
नहीं गुजरने देता, नहीं पास होने देता। 3 क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन की वीडियो अभी नहीं बनी है, उसको भी आप ध्यान से सुन ले, उसकी भी जल्द ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। वो क्वेश्चन ये है कि जनरली हमारे घरों में एसी ही क्यों प्रयोग होती है। एसी मतलब यहाँ एयर कंडीशनर नहीं है, यहाँ एसी का मीनिंग है अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे घरों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा ही क्यों प्रयोग की जाती है, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी भी वीडियो अब जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। यदि आप इतने क्वेश्चंस रेडी कर लेते हो तो 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, आपका प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम केवल 1 से 7 चैप्टर मतलब एक पार्ट से 7 पार्ट तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर दिया है। आपका उद्देश्य है, आपका ये एम होना चाहिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चनों का जिक्र किया गया है, जितने भी प्रश्नों का जिक्र किया गया है, उनमें से आपको एक भी स्किप करके नहीं जाना है। यदि आप 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल और हमारे बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ करके जाना होगा। अब 8 से लेकर के 14 चैप्टर तक 14 पार्ट तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दूसरे पार्ट 2 में अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि आपको आपके पेपर से पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको पेपर के लिए पैनिक नहीं होना है और अपने हिसाब से रिवीजन करते जाना है, क्योंकि हमें आशा है कि आप साल भर मन लगाकर ही पढ़े होंगे।